हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पूरी पर मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अगर आपका भी सपना है बैंक में नौकरी पाने का और आपकी इंग्लिश है कमज़ोर और आप पाना चाहते हैं बैंक में नौकरी, तो जी हाँ, बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 भर्ती तो काफ़ी टाइम हो गया है और 21 तारीख इसकी लास्ट डेट भी है ना। तो आज आपकी तारीख हो चुकी 19, 20, 21 2 दिन बचे हैं। तो आपको मेन काम क्या करना है ना, पद तो आपको पता है, फॉर्म ज़्यादातर स्टूडेंट भर चुके होंगे। मेन बात है इसके सिलेबस की, और सिलेबस में भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस की, है ना। इसमें महत्वपूर्ण सिलेबस क्या है, तो मैं पूरी एक एक बात पहले बता दूं। मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, एज लिमिट बता देता हूँ, एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ और सिलेबस बता देता हूँ। फिर सिलेबस हम जानेंगे एक एक करके। जैसे सिलेबस है, हमने सिलेबस को दो भागों में बांटा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे चलेंगे तो सिलेबस ऐसे करके मैंने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले तो पूरा मैंने सिलेबस लिखा है, उसके बाद सिलेबस के बाद बताया कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केवल आप उतना पढ़ के ही पेपर को निकाल सकते हैं, यानी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं टोटल पदों की बात करूं, ऑफिस असिस्टेंट। इसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टी पर्पज, इसका मतलब है जो आपके क्लर्क होते हैं। तो क्लर्क के जो पद हैं, क्लर्क के पद आपके सामने कितने, 7,972 हैं, ठीक है। और ऑफिस स्केल ये पीओ के पद कितने, 3,907 हैं। और ये अलग अलग पदों पर वैकेंसियां हैं, ठीक है। ये सब इनमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख लेंगे। तो हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर, ठीक है। उसके बाद में एक एक बात, पूरा सिलेबस क्या 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 देखना है आपको, पूरी बातें बताऊंगा, एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले मैं फॉर्म की बात करूं तो इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे 1 तारीख से। 1 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 1 सितंबर से, और 21 सितंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। 1 से 21 सितंबर तक। तो आज आपकी 19 तारीख हो चुकी है, 20 और 21 2 दिन है, तो आप जाके फॉर्म भर दीजिए अगर नहीं भराया अभी तक, ठीक है। पेमेंट, जो इसका पेमेंट फीस आप कब तक जमा कर सकते हैं, यही पेमेंट की फीस का चार्ज है, ठीक है। और इसके बाद है आपकी जो पीओ है, पीओ की जो एग्जाम डेट है वो नवंबर 2025 में, ठीक है, नवंबर 2025 में। और ऑफिसर ओए की कितनी है, नवंबर दिसंबर 2025 में। इसके बाद में बात करूं, जो आपके क्लर्क की एग्जाम डेट है वो आपकी दिसंबर 2025 में। कब है, दिसंबर जनवरी 2025-26 में, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपकी क्लर्क की डेट है, ठीक है। और आगे हम चलते हैं तो पूरा ये आपको दिया गया है, किसकी डेट कब है ये पूरा आपको दिया गया है ना। ऑफिस स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप पूरा देख लेंगे। एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट के बाद हम और आगे की बात करते हैं। तो देखो एक एक करके पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, कहाँ पर कौन सी। क्या आप, एक बच्चों को डाउट और रहता है कि मैं जैसे उत्तर प्रदेश का हूँ तो क्या मैं राजस्थान से फॉर्म भर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, बट आपको हर राज्य के लिए एक लैंग्वेज डिसाइड है, वो लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज ये आपको लोकल लैंग्वेज दी गई। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से भरेंगे, सॉरी आंध्र प्रदेश से, तो अमरावती, और तो आंध्र प्रदेश और अमरावती है ना, इसका हेड ऑफिस अमरावती में, इसके लिए तेलुगु लैंग्वेज चाहिए। जैसे आपको उत्तर प्रदेश का बनना है ना, कहाँ का बनना है, उत्तर प्रदेश का आपको बनना है। तो जैसे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के, तो आपको कौन कौन सी हिंदी लैंग्वेज या उर्दू या संस्कृत है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड के लिए भी हिंदी संस्कृत है ना, और बंगाल के लिए बंगाली और नेपाली, ठीक है। और आपको जैसे त्रिपुरा से भरते हैं तो बंगाली, और ये ऐसे ही अलग अलग राज्य के लिए, राजस्थान के लिए हिंदी है ना, राजस्थान के लिए कौन सी हिंदी है, पंजाब के लिए पंजाबी है, उड़ीसा के लिए उड़िया है। ऐसे करके ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। नागालैंड के लिए इंग्लिश है। तो ये आपके हो गई। और आगे की बात अब हम करते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या और हमें ज़रूरत है। तो जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने क्या किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, है ना। अब बात आती है एज की, किसकी बात आती है, एज की। एज की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपकी एज है। तो ग्रुप बी पोस्ट जो फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपल, यानी मल्टीपर्पज, यानी मैं बात करूं क्लर्क की, तो क्लर्क के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, है ना। जब आप कब पैदा हुआ हैं, 2/9/1997 से 1/9/2007 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप किसका, क्लर्क वाला फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही फॉर ऑफिसर स्केल के लिए कितनी, 18 से 30 है, ये आपकी 2/9/1995 से 1/9/2007 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही फॉर ऑफिसर स्केल के लिए है, सबके लिए अलग अलग आपकी दी गई है ये आपने फॉर्म, ठीक है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है। शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 5 वर्ष का है, बैकग्राउंड क्लास ओबीसी के लिए 3 साल का है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले के लिए, जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनके लिए, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए कितना है, 10 ईयर्स का है ना। ऐसे करके एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। एज रिलैक्सेशन के बाद और हमारा
महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, आगे देखेंगे मैं ना, और पॉइंटों की बात मैं करूंगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि पूरा नोटिस हम पढ़ लेते हैं। ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी, सब बैचलर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है। जो आपकी कुछ एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, ये मैं एक्सपीरियंस वाली पोस्ट मैंने बता दी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। जो प्री का सिलेबस रहेगा, चाहे आप पीओ दे रहे हैं चाहे आप क्लर्क दे रहे हैं, दोनों के लिए जो प्री का सिलेबस आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आइए देखते हैं। प्री का सिलेबस ये रहेगा जिसमें आपकी रीजनिंग आएगी, 40 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, और क्वांटम एप्टीट्यूड यानी मैथ के 40 प्रश्न आएंगे, और 80 प्रश्न आएंगे, 40 मैथ के 40 रीजनिंग के, और टोटल अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 80 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। जिसमें 25 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे और 20 नंबर आपको किसके लिए मिलेंगे, क्वांटम एप्टीट्यूड यानी आप कह सकते हैं मैथ के लिए मिलेंगे। इसमें एक बात है कि सेक्शनल टाइम मिलता है, जैसे 25 मिनट रीजनिंग के हैं, जैसे आपने सोचा कि मैं तो 20 मिनट में तो रीजनिंग कर लिया, मैथ को खोल लो ना, 25 मिनट बाद पेपर सबमिट हो जाएगा, आप सोचोगे 5 मिनट में मैथ वाला, ऐसा नहीं। इसके 25 मिनट अलग होंगे, इसके 20 मिनट अलग होंगे, 25 मिनट बाद आपका पेपर बंद हो जाएगा, रीजनिंग वाला मैथ का खुल जाएगा, तो आप सोचो मैथ से फिर रीजनिंग पे जा पाओ, नहीं जा पाओगे। दूसरी बात, इसकी कट ऑफ भी सेक्शनल जाती है, फाइनल कट ऑफ अलग, सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है, यानी मैथ की अलग और रीजनिंग की अलग, है ना। इसके बाद हम बात आते हैं मेंस की। मेंस में आपका क्या आएगा, मेंस का सिलेबस अगर मैं बात करता हूं तो ये मेंस का सिलेबस है आपका, जिसमें आपके रीजनिंग के 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और 30 मिनट में, कंप्यूटर नॉलेज के 40 प्रश्न रहेंगे 15 मिनट में, जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न रहेंगे 15 मिनट में, ठीक है, और इंग्लिश या हिंदी में से एक आपको चुनना होगा, उसके 40 प्रश्न रहेंगे 30 मिनट में, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के 40 प्रश्न रहेंगे आपके 30 मिनट में, ठीक है। तो टोटल 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, और टाइम आपका रहेगा टोटल 120 मिनट, यही पीओ का और यही मेंस का, ठीक है, दोनों का यही सिलेबस आपका होगा। इसके बाद अगर आप पीओ दे रहे हैं, अगर आप पीओ देंगे तो आपका प्री और मेंस होने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगर आप क्लर्क दे रहे हैं, है ना, अभी जो क्लर्क दोगे तो क्लर्क के लिए आपको मेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्री निकालो मेंस निकालो, बस उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। पहले मैं प्री के सिलेबस की बात करता हूं, तो क्वांटम एप्टीट्यूड यानी 40 नंबर का आपका मैथ आएगा। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, है ना, डीआई, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये सबसे ज्यादा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, केस स्टडीज, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा मैथ का। ये आएगा ना, तो इसमें आपका एलजेब्रा आएगा ना ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ये सब आपका नहीं आएगा, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एडवांस मैथ इसमें बिल्कुल नहीं आता। अब इसमें भी मैं आपको कह दूं कि 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लें, सपोज दैट अगर आपका 40 नंबर का पूरा पेपर है, 40 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, मैं कहूं कि 4 से 5 चैप्टर में आपको बता दूं, 4 से 5 चैप्टर में आपको बता दूं, उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लें, उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लें, तो 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप इसमें से लगभग इसका 75% यानी 25 से 30 नंबर, 30 नंबर केवल आप 4-5 चैप्टर पढ़ के ही ला सकते हैं। तो कैसा रहेगा, ऐसा ही रीजनिंग में बता दूं, तो पूरा ना पढ़कर आप उनको पढ़ लो पहले, उसके बाद आप रोजाना मॉक जरूर लगाना। मॉक आप कहां से लगाएंगे, आप हमारे परीक्षा पूरी ऐप पर जाएंगे, परीक्षा पूरी ऐप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे आपको मात्र 49 रुपए का एक टेस्ट पास मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आप जाकर रोज टेस्ट लगाइए, जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सके, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आपका टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मैथ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज 70 से 75% जिन टॉपिक्स का रहेगा, यानी 70 से 75%। सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से ही मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका 40 नंबर का मैथ है ना, तो 10 से 15 प्रश्न मेरे भाई यहीं से आएंगे, इसी चैप्टर से 10 से 15 प्रश्न इसी चैप्टर से आएंगे। नंबर सीरीज के आपको 4 से 5 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिल जाएंगे 3-4 प्रश्न, है ना, और डीआई के मिल जाएंगे। ये मान के चलो केवल आप इन 3 चैप्टर्स को भी पढ़ लेते हो ना, ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लोगे, तो भी आप मान लो कि 25 प्रश्न पे पहुंच जाओगे। 40 में से 20 से 25 प्रश्न आपके इन 3 चैप्टर से आएंगे, 20 से 25 प्रश्न। तो देख लो, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, ठीक है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, ये आप 4 चैप्टर पढ़ लोगे ना, 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप अपने 25 नंबर कर सकते हैं।
और टाइम के लिए स्पीड आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद अर्थमेटिक का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पार्टनरशिप 2D एंड 3D मेंसुरेशन टाइम एंड वर्क स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 70 से 75% वेटेज मैथ का यहीं से कवर हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से बता दिया है कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टाइम एक रणनीति वीडियो भी इसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके। अगला अब रीजनिंग की बात करूं तो पजल सिटिंग एंड अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका पजल आएगी, नंबर सीरीज, ओड एंड आउट, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, स्लॉगिज्म, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। और ये आपके क्या रहेंगे, टोटल रीजनिंग के चैप्टर रहेंगे, ठीक है। एक एक करके आप देख सकते हैं सारे रीजनिंग के चैप्टर आपके लिखे हुए हैं। और रीजनिंग में भी मैं बता दूं 70 से 75% ये प्रश्न 70 से 75% आपका वेटेज यहीं से है। पजल सबसे पहला मेन काम है पजल। तो पजल के लिए तो भैया आपको रीजनिंग आनी चाहिए, डायरेक्शन आनी चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस डिस्टेंस आनी चाहिए, ठीक है, और अल्फाबेट सीरीज आनी चाहिए, और आपको कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए। इतने चैप्टर आते हैं तभी आप पजल को लगा पाओगे। स्लॉगिज्म और इनइक्वलिटी है ना, यहाँ से 3-4 प्रश्न आते हैं अकेले, 3-4 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से कभी कभी 5-5, 7-7 प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आपको मिलेंगे और डायरेक्शन से। यानी इन चैप्टर को आप पढ़ लोगे तो पजल भी लगा सकते हो। ये तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद आप पजल को भी लगा सकते हैं। तो आप 3 चैप्टर ये 1 चैप्टर ये 4 चैप्टर इतने पढ़ने के बाद ही आप अपने रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट आपको डिटेल बता दी, इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार और आप देख लो, देखना चाहो तो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कि भैया सिलेबस क्या होता है आईबीपीएस आरआरबी में। अगर आपको बैंक में नौकरी पानी है, ग्रामीण बैंक में, ठीक है, और आप चाहते हैं कि कम मेहनत करके जल्दी में सिलेक्शन पा सकूं, तो ये तो आपका पूरा सिलेबस है मैथ का, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका 70 से 75% वेटेज कवर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 प्रश्न अकेले यहीं से आएंगे, नंबर सीरीज के 5 प्रश्न, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 से 5 प्रश्न, डीआई के 4 से 5 प्रश्न, ठीक है। तो अकेले यहीं से आप 40 में से 25 से 30 नंबर का स्कोर इन चैप्टर्स को पढ़ के ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स को, इन 4 चैप्टर्स को, तो यही मैथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।